नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्याम है। मैं आज की कक्षा का शिक्षक हूँ। पिछली कक्षा में हमने भाग 2 शब्दावली और उपयोग का परिचय सीखा था। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम इस अध्याय के लिए गूगल फॉर्म्स और पीडीएफ प्रश्न बैंक के साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपको फीडबैक उपयोगी लगा? हाँ, मुझे लगा फीडबैक से मुझे चीजें बेहतर समझ में आने लगी है। बिल्कुल। जब आप फीडबैक के साथ अपनी तर्कशक्ति को मजबूत करते हैं तो आप नए समस्याओं को आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या आपके ज्ञान को मजबूत करने का अवसर है। समझ गया। अगर मैं एक मुश्किल सवाल हल कर सकती हूँ तो मैं वही तरीका और सवालों पर भी लगा सकती हूँ, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए इस विधि को आजमाएं। पहले समस्या को खुद से हल करें, फिर फीडबैक को गंभीरता से लें और देखें कि यह आपको कैसे मदद करता है। ये तो सही लग रहा है। फिर मैं अपनी ही तरकीब बना सकती हूँ सवाल हल करने के लिए। आपके तर्कशक्ति कौशल का मूल्यांकन करने के लिए यह तैयार किया गया है और यह आपकी शैक्षणिक सफलता और भविष्य की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस यात्रा में हम विभिन्न तकनीकों पर ध्यान देंगे ताकि आप नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब चलिए पहले अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। भाग 3 व्याकरण और वाक्य संरचना। भाग 3 व्याकरण और वाक्य संरचना। उद्देश्य सही व्याकरण और अर्थपूर्ण वाक्य बनाने की समझ का परीक्षण करना। प्रमुख अवधारणाएं। भाषा के भाग। भाषा भाग वे श्रेणियां हैं जिनमें शब्द उनके कार्य और वाक्य में भूमिका के आधार पर वर्गीकृत होते हैं। प्रत्येक भाषाई भाग एक अलग उद्देश्य निभाता है और भाषा में अर्थ और संरचना को व्यक्त करने में मदद करता है। यहाँ 8 प्रमुख भाषाई भागों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1 संज्ञा परिभाषा। संज्ञा वह शब्द है जो व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या अवधारणा को नाम देता है। प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा विशिष्ट नाम जैसे लंदन, एलिस। जातिवाचक संज्ञा सामान्य नाम जैसे शहर, लड़की। भाववाचक संज्ञा अमूर्त अवधारणाएं जैसे स्वतंत्रता, खुशी। द्रव्यवाचक संज्ञा ठोस वस्तुएं जैसे कुत्ता, टेबल। समूहवाचक संज्ञा चीजों या लोगों के समूह जैसे टीम, परिवार। उदाहरण कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा था। 2 सर्वनाम। परिभाषा सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग किया जाता है ताकि पुनरावृत्ति से बचा जा सके। प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, वह महिला, यह, हम, वे। निजवाचक सर्वनाम जो स्वन्य को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण अपना, आप। वाक्य मैंने अपना काम पूरा कर लिया। निश्चयवाचक सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता को प्रकट करते हैं। उदाहरण यह, वह, ये, वे। वाक्य यह पुस्तक मेरी है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चित रूप में उल्लेख करते हैं। उदाहरण कोई, कुछ, कोई और अन्य। वाक्य कोई घर पर नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम जो किसी वाक्य में संबंध को प्रकट करते हैं। उदाहरण जो, जिसे, जिससे, जिसका। वाक्य जो मेहनत करता है वही सफल होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो किसी प्रश्न को प्रकट करते हैं। उदाहरण कौन, क्या, किसका, किसे। वाक्य यह काम किसने किया। 3 विशेषण। परिभाषा विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का वर्णन या संशोधित करता है और अधिक विवरण प्रदान करता है। प्रकार 1 गुणवाचक विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता को व्यक्त करते हैं। उदाहरण अच्छा, सुंदर, बड़ा, छोटा। वाक्य वह अच्छा लड़का है।
2. संख्या विशेषण, जो संज्ञा की संख्या या क्रम को व्यक्त करते हैं। इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। I. निश्चित संख्या वाचक विशेषण, जो निश्चित संख्या बताते हैं। उदाहरण 1, 2, 3। वाक्य मेरे पास 3 किताबें हैं। 2. अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण, जो अनिश्चित संख्या बताते हैं। उदाहरण कई, कुछ, बहुत। वाक्य उसने कई प्रश्न पूछे। 3. क्रमवाचक संख्या विशेषण, जो क्रम को दर्शाते हैं। उदाहरण पहला, दूसरा, तीसरा। वाक्य मैं दौड़ में पहला स्थान लाया। 3. परिमाणवाचक विशेषण, जो संज्ञा के परिमाण, मात्रा को दर्शाते हैं। उदाहरण थोड़ा, अधिक, पूरा, कुछ। वाक्य मेरे पास थोड़ा पैसा है। 4. संकेतवाचक विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण यह, वह, वही, इन, उन। वाक्य यह किताब मेरी है। 4. क्रिया परिभाषा, क्रिया वह शब्द है जो क्रिया, घटना या स्थिति का वर्णन करता है। प्रकार 1. सकर्मक क्रिया, जो क्रिया अपने साथ कर्म की आवश्यकता रखती है। उदाहरण राम ने किताब पढ़ी। 2. अकर्मक क्रिया, जो क्रिया बिना कर्म के पूर्ण हो जाती है। उदाहरण पक्षी उड़ता है। 5. क्रिया विशेषण परिभाषा, क्रिया विशेषण एक क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण को संशोधित या वर्णित करता है। यह अक्सर सवालों का जवाब देता है, जैसे कि कैसे, कब, कहां, क्यों या कितनी मात्रा में। प्रकार 1. कालवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया के समय को बताते हैं। उदाहरण वह कल स्कूल गया। 2. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया की तीव्रता या मात्रा को व्यक्त करते हैं। उदाहरण वह बहुत खुश है। 3. स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया के होने के स्थान को दर्शाते हैं। उदाहरण वह बाहर खड़ा है। 4. कार्यविधि सूचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया के करने की विधि बताते हैं। उदाहरण वह तेजी से दौड़ता है। 6. पूर्वसर्ग परिभाषा, पूर्वसर्ग एक संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य में किसी अन्य शब्द के बीच संबंध को दर्शाता है। यह अक्सर दिशा, स्थान, समय या तरीके को इंगित करता है। सामान्य पूर्वसर्ग में पर, द्वारा, के लिए, के साथ, के बारे में, के नीचे, के ऊपर आदि। उदाहरण बिल्ली छत पर है। 7. संयोजक परिभाषा, संयोजक कॉन्जंक्शंस वे शब्द हैं जो वाक्य, वाक्यांश या शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। उदाहरण राम और श्याम पार्क में खेल रहे हैं। यहाँ और 2 नामों को जोड़ रहा है। क्या आप किसी विशेष प्रकार के संयोजक पर चर्चा करना चाहेंगे? 8. विस्मयादिबोधक परिभाषा, विस्मयादिबोधक एक शब्द या वाक्यांश है जो अचानक भावनाओं या संवेदनाओं को व्यक्त करता है। इसे अक्सर विस्मय चिन्ह के साथ लिखा जाता है। उदाहरण वाह, ओह, अरे, हे। उदाहरण वाह, यह अद्भुत है। काल हिंदी व्याकरण में काल किसी क्रिया, घटना या स्थिति के समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह दर्शाता है कि कुछ अतीत में हुआ, वर्तमान में हो रहा है या भविष्य में होगा। मुख्य रूप से 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, जिसमें प्रत्येक के 4 उपप्रकार होते हैं, साधारण, निरंतर, प्रगतिशील, पूर्ण और पूर्ण निरंतर। आइए उन्हें विस्तार से समझते हैं। काल पास्ट टेंस। भूतकाल उन क्रियाओं, घटनाओं या अवस्थाओं को संदर्भित करता है जो पहले हो चुकी हैं। साधारण भूतकाल सिंपल पास्ट टेंस। परिभाषा, एक पूरी हुई क्रिया या घटना का वर्णन करता है जो भूत में एक निश्चित समय पर हुई थी। निर्माण, नियमित क्रियाएं एड जोड़ती हैं, जैसे वॉक्ड।
अनियमित क्रियाओं के अद्वितीय रूप होते हैं, जैसे वेंट, सॉ। उदाहरण, वह कल अपनी दादी से मिली। भूतकाल निरंतर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। परिभाषा एक ऐसी क्रिया का वर्णन करता है जो भूत के किसी विशेष क्षण में चल रही थी। निर्माण, विषय प्लस वॉज वर प्लस वर्तमान क्रियापद क्रिया प्लस आईएनजी। उदाहरण, वे फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई। भूतकाल पूर्ण, पास्ट परफेक्ट टेंस। परिभाषा एक ऐसी क्रिया का वर्णन करता है जो किसी अन्य क्रिया या घटना के पहले पूरी हुई थी। निर्माण, विषय प्लस हैड प्लस भूतकालीन क्रियापद। उदाहरण, उसने फिल्म शुरू होने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। भूतकाल पूर्ण निरंतर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परिभाषा एक ऐसी क्रिया का वर्णन करता है जो भूत में शुरू हुई और किसी अन्य बिंदु तक जारी रही। निर्माण, विषय प्लस हैड बीन प्लस वर्तमान क्रियापद क्रिया प्लस आईएनजी। उदाहरण, वे परीक्षा शुरू होने से पहले 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे। 2 वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल उन क्रियाओं, घटनाओं या अवस्थाओं को संदर्भित करता है जो वर्तमान में हो रही हैं, आतन हैं या सार्वभौमिक रूप से सत्य हैं। साधारण वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। परिभाषा आतन क्रियाओं, तथ्यों या सामान्य सत्यों का वर्णन करता है। निर्माण, क्रिया का मूल रूप, तीसरे व्यक्ति एकवचन के विषयों के लिए एस या एस जोड़े। उदाहरण, वह हर दिन स्कूल चलती है। वर्तमान निरंतर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। परिभाषा एक ऐसी क्रिया का वर्णन करता है जो वर्तमान में हो रही है या एक अस्थायी स्थिति। निर्माण, विषय प्लस एम इजार प्लस वर्तमान क्रियापद क्रिया प्लस आईएनजी। उदाहरण, वह अभी एक किताब पढ़ रहा है। वर्तमान पूर्ण, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परिभाषा एक ऐसी क्रिया का वर्णन करता है जो अज्ञात समय में भूत में हुई है या जो भूत में शुरू हुई है और वर्तमान में जारी है। निर्माण, विषय प्लस हैव हैज प्लस भूतकालीन क्रियापद। उदाहरण, उन्होंने कई बार पेरिस का दौरा किया है। वर्तमान पूर्ण निरंतर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परिभाषा एक ऐसी क्रिया का वर्णन करता है जो भूत में शुरू हुई है और अभी भी जारी है या हाल ही में बंद हुई है। निर्माण, विषय प्लस हैव हैज बीन प्लस वर्तमान क्रियापद क्रिया प्लस आईएनजी। उदाहरण, वह 5 साल से कंपनी में काम कर रही है। 3 भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। भविष्यकाल उन क्रियाओं, घटनाओं या अवस्थाओं को संदर्भित करता है जो भविष्य में होंगी। साधारण भविष्यकाल, सिंपल फ्यूचर टेंस। परिभाषा एक ऐसी क्रिया का वर्णन करता है जो भविष्य में होगी। निर्माण, विषय प्लस विल शैल प्लस क्रिया का मूल रूप। उदाहरण, हम अगले वर्ष जापान की यात्रा करेंगे। भविष्य निरंतर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। परिभाषा एक ऐसी क्रिया का वर्णन करता है जो भविष्य के किसी विशेष समय पर चल रही होगी। निर्माण, विषय प्लस विल बी प्लस वर्तमान क्रियापद क्रिया प्लस आईएनजी। उदाहरण, वह आज रात 8 बजे पढ़ाई कर रहा होगा। भविष्य पूर्ण, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परिभाषा एक ऐसी क्रिया का वर्णन करता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय या घटना से पहले पूरी होगी। निर्माण, विषय प्लस विल हैव प्लस भूतकालीन क्रियापद। उदाहरण, अगले महीने तक उसने परियोजना पूरी कर ली होगी। भविष्य पूर्ण निरंतर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परिभाषा एक ऐसी क्रिया का वर्णन करता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक एक निश्चित अवधि से चल रही होगी। निर्माण, विषय प्लस विल हैव बीन प्लस वर्तमान क्रियापद क्रिया प्लस आईएनजी। उदाहरण, इस वर्ष के अंत तक वे यहाँ 10 साल से काम कर रहे होंगे। विषयक्रिया सहमति, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। विषयक्रिया सहमति एक मौलिक व्याकरणिक नियम है जो यह सुनिश्चित करता है कि वाक्य में विषय और क्रिया संख्या और व्यक्ति में सहमत होते हैं। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि एक एकवचन विषय को एक एकवचन क्रिया की आवश्यकता होती है
और एक बहुवचन विषय को एक बहुवचन क्रिया की आवश्यकता होती है। विषय क्रिया सहमति उचित और सही संवाद के लिए आवश्यक है। आइए हम विषय क्रिया सहमति के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करें। विषय क्रिया सहमति के बुनियादी नियम। एकवचन विषयों के साथ एकवचन क्रियाएं। जब विषय एकवचन होता है तो क्रिया भी एकवचन होनी चाहिए। उदाहरण, बिल्ली तेजी से दौड़ती है। यहाँ बिल्ली एक एकवचन विषय है और दौड़ती है एक एकवचन क्रिया है। दो बहुवचन विषयों के साथ बहुवचन क्रियाएं। जब विषय बहुवचन होता है तो क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए। उदाहरण, बिल्लियां तेजी से दौड़ती हैं। यहाँ बिल्लियां एक बहुवचन विषय है और दौड़ती हैं एक बहुवचन क्रिया है। विशेष मामले और महत्वपूर्ण नियम। सामूहिक संज्ञाओं के साथ सहमति। सामूहिक संज्ञाएं जैसे टीम, परिवार, समूह एकवचन या बहुवचन हो सकती हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि समूह एकल इकाई के रूप में कार्य कर रहा है या व्यक्तियों के रूप में। एकवचन उपयोग। जब समूह एकल इकाई के रूप में कार्य करता है तो एकवचन क्रिया का प्रयोग करें। उदाहरण, टीम हर खेल जीतती है। बहुवचन उपयोग। जब समूह के सदस्य व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं तो बहुवचन क्रिया का प्रयोग करें। उदाहरण, टीम आपस में बहस कर रही है। दो और द्वारा जुड़े विषय। जब दो या दो से अधिक विषय और द्वारा जुड़े होते हैं तो आमतौर पर वे बहुवचन क्रिया लेते हैं। उदाहरण, मेरे भाई और बहन पार्टी में आ रहे हैं। हालांकि यदि और द्वारा जुड़े विषय एक ही इकाई या विचार को संदर्भित करते हैं तो वे एकवचन क्रिया लेते हैं। उदाहरण, पीनट बटर और जेली मेरा पसंदीदा सैंडविच है। तीन या नहीं द्वारा जुड़े विषय। जब विषय या नहीं द्वारा जुड़े होते हैं तो क्रिया निकटतम विषय के साथ सहमत होती है। उदाहरण, या तो कुत्ता या बिल्लियां शोर कर रही हैं। उदाहरण, न तो शिक्षक तैयार था और न ही छात्र। अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित सर्वनाम संदर्भ के आधार पर एकवचन, बहुवचन या दोनों हो सकते हैं। एकवचन अनिश्चित सर्वनाम प्रत्येक, हर कोई, कोई भी, कोई नहीं आदि। उदाहरण, हर कोई शो का आनंद लेता है। बहुवचन अनिश्चित सर्वनाम दोनों, कुछ, कई, अन्य, कई। उदाहरण, कुछ ही लोग उत्तर जानते हैं। कुछ अनिश्चित सर्वनाम संदर्भ के आधार पर एकवचन या बहुवचन हो सकते हैं। सभी, कोई भी, अधिक, अधिकांश, कुछ, कोई नहीं। उदाहरण, केक का सभी भाग खत्म हो गया है। एकवचन क्योंकि केक अप्रिमेय है। उदाहरण, बिस्कुट के सभी टुकड़े खत्म हो गए हैं। बहुवचन क्योंकि बिस्कुट गिनने योग्य हैं। 5 बीच में वाक्यांशों वाले विषय। कभी कभी वाक्यांश विषय और क्रिया के बीच आते हैं लेकिन वे संधि को प्रभावित नहीं करते हैं। क्रिया को मुख्य विषय के साथ ही संधि करनी चाहिए। उदाहरण, गुलाबों का गुलदस्ता सुगंधित है। यहाँ विषय गुलदस्ता है, न कि गुलाब। 6 उल्टे वाक्य। उन वाक्यों में जहाँ विषय क्रिया के बाद आता है, जैसे प्रश्नों में या, यहाँ या वहाँ से शुरू होने वाले वाक्यों में, सुनिश्चित करें कि क्रिया वास्तविक विषय के साथ संधि करती है। उदाहरण, चाबियां कहाँ हैं? चाबियां विषय है। उदाहरण, वहाँ एक समस्या है। समस्या विषय है। 7 शीर्षक, नाम और संख्याएं। किताबों, फिल्मों या अन्य कार्यों के शीर्षक हमेशा एकवचन माने जाते हैं, भले ही उनमें बहुवचन शब्द शामिल हों। उदाहरण, द क्रॉनिकल्स ऑफ नर्निया एक दिलचस्प पुस्तक श्रृंखला है। जब विषय मात्राएं, आंकड़े, दूरियां, समय की अवधि आदि होते हैं तो उन्हें एकवचन के रूप में माना जाता है। उदाहरण, $10 एक उचित कीमत है। उदाहरण, 5 वर्ष एक लंबा समय है। 8 ईच, एवरी या नो के साथ विषय। जब विषयों के पहले ईच, एवरी या नो आता है
तो वे एकवचन क्रिया लेते हैं। उदाहरण, प्रत्येक छात्र ने असाइनमेंट पूरा कर लिया है। उदाहरण, हर किताब और पत्रिका शेल्फ पर है। उदाहरण, कोई छात्र जल्दी जाने की अनुमति नहीं है। विषय क्रिया संगति में सामान्य गलतियां। 1. विषय की गलत पहचान। लोग अक्सर उस शब्द के निकट होने के आधार पर क्रिया का चयन करते हैं, न कि वास्तविक विषय के आधार पर। गलत, सेब की गुणवत्ता अच्छे हैं। सही, सेब की गुणवत्ता अच्छी है। 2. एंड बनाम और नोर के साथ भ्रम। याद रखें कि एंड आमतौर पर बहुवचन क्रिया लेता है, जबकि और या नोर निकटतम विषय पर निर्भर करता है। गलत, न शिक्षक और न ही छात्र तैयार है। सही, न शिक्षक और न ही छात्र तैयार हैं। 3. सामूहिक संज्ञाओं का गलत उपयोग। ध्यान रखें कि सामूहिक संज्ञा एक इकाई के रूप में कार्य कर रही है या व्यक्तियों के रूप में। गलत, टीम खेल जीत रही है। यदि टीम एक एकल इकाई के रूप में कार्य कर रही है। सही, टीम खेल जीत रही है। विषय क्रिया संगति के उदाहरण वाक्य में। 1. एकवचन विषय, एकवचन क्रिया। कुत्ता अपनी पूंछ का पीछा करता है। 2. बहुवचन विषय, बहुवचन क्रिया। कुत्ते अपनी पूंछों का पीछा करते हैं। 3. सामूहिक संज्ञा एकल इकाई के रूप में कार्य कर रही है। समिति नई नीति पर निर्णय लेती है। 4. और से जुड़े विषय। या तो बिल्ली या कुत्ते शोर कर रहे हैं। 5. अनिश्चित सर्वनाम का उदाहरण। हर कोई एक अच्छी कहानी पसंद करता है। विषय क्रिया संगति में निपुणता के लिए सुझाव। 1. सुनिश्चित करें कि आप वाक्य का मुख्य विषय पहचानें ताकि सही संगति बनी रहे। 2. विषय और क्रिया के बीच आने वाले शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि ये ध्यान भंग कर सकते हैं। 3. अनिश्चित सर्वनामों के साथ सतर्क रहें, क्योंकि इनका संख्या में परिवर्तन हो सकता है। 4. अलग अलग वाक्यों के साथ बार बार अभ्यास करें ताकि एक ठोस समझ विकसित हो सके। सारांश। विषय क्रिया संगति यह सुनिश्चित करती है कि आपके वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही और आसानी से समझ में आने वाले हों। इन नियमों का पालन करके और अपने वाक्यों में विषय और क्रिया पर ध्यान देकर आप लिखित और मौखिक दोनों रूपों में स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस का समय है। हमने आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्रश्न बैंक और उत्तर पत्रक के लिए गूगल फॉर्म लिंक साझा किया है। सिस्टम आपके उत्तरों को आंसर की से स्वतः मिलाता है और विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ फीडबैक देता है। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यह मैनुअल गणना की त्रुटियों को भी समाप्त करता है, जो समय लेने वाला होता है। गूगल फॉर्म्स तुरंत यह सब कर देता है। तो हमें अपने जवाबों को चेक करने में ढेर सारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। इससे समय के साथ आपकी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। गूगल फॉर्म्स एक त्रुटिमुक्त और तेज तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हमें फौरन फीडबैक मिलता है। बिल्कुल। यदि आप अभ्यास करते समय कोई सवाल है या कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें या मुझे कॉल करें। मैं मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चाहे आप व्हाट्सएप या यूट्यूब उपयोग करता हो, हमारे मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन कोर्स आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही काफी है। आप अपने फोन से ही कहीं भी, कभी भी सभी पाठ्य सामग्री, वीडियो और असाइनमेंट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि तकनीक कभी आपकी शिक्षा में बाधा न बने। हर किसी के लिए ये एक कमला
का मौका है। अगली कक्षा में हम भाग 3 व्याकरण और वाक्य संरचना पाठ 2 इंच में और गहराई से उतरेंगे, जहां हम आपके दृश्य तर्क कौशल को बढ़ाने की तकनीकों का अन्वेषण करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हों, क्योंकि हम आज के काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के समय और भागीदारी के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करता हूं। आप उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं। एक शानदार दिन बिताएं और मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।